हाँ, लेक्चर शुरू शुरू कर देते हैं हम। हाँ, कल का जो हमारा टेंडेंसी प्रॉब्लम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो टेंडेंसी प्रॉब्लम में देखो, उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे ही बोल देती हूँ अभी, वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रही हूँ। देखो, टेंडेंसी प्रॉब्लम में उन्होंने क्या बोला है। यहाँ पे तीन तरीके से ये है। मतलब भाड़े करू है, मतलब जो जमीन कर रहे हो, उसमें से एक है वो परमानेंट रहने वाले जो है, भोगवटा धारक या भाड़े करू। सेकंड है बिगर वहीवाट धारक भाड़े करू। बिगर वहीवाट मतलब उसका मीनिंग क्या है कि जिनको जमीन है लेकिन जाने आने का रास्ता नहीं है, ऐसे। सेकंड है सब भाड़े करू, मतलब वो भाड़े करू मतलब सब होते ना, उसमें ही रखे गए। और तीसरा जन मतलब एक किसान है, किसान ने और किसी को रखा है, तो वो उप भाड़े करू या सब भाड़े करू बोला जाता है। तो अभी देखो, पहले का क्या अधिकार दिया गया है यहाँ पे। वेरेवर, जर टाइम टू टाइम उन्होंने भाड़ा भरा है, मतलब जमीन का ये लगान भरा है, टैक्स भरा है, तो मूल मालक जो पहला उसका जमींदार है, जो उसका मालिक है, मतलब असली मालिक है, वो अगर वो टाइम टू टाइम भाड़ा भरता है या टैक्स भरता है, तो वो मूल मालिक के जैसे, यानी असली मालिक के जैसे उसको सब अधिकार या राइट्स मिल जाते हैं। और उनको वैसे खेती में अनाज लेने का भी राइट्स मिलता है। यानी उत्पन्न और उसके साथ ही अगर वो अपना ये इनकम बढ़ाने के लिए अगर परमानेंटली भी कोई उसमें चेंजेस कर देता है, तो उसको उसका क्या मिलता है, बेनिफिट मिलने लगता है। मतलब ये क्या है, ये जो पहला ये प्रकार दिया गया है कायम स्वरूपी, मतलब परमानेंटली जो वहां पे रहने वाले हैं या परमानेंटली खेती करने वाले हैं, उनको वहां से कोई निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट में जो उनको कायदे दिए हैं उनके अनुसार वो परमानेंटली वहां पे अच्छे से खेती कर सकता है। और उसमें जो कोई परमानेंट चेंजेस करने हैं, जैसे बोरवेल करना है या कंपाउंड करना है, पेड़ लगाने हैं, या और कुछ जो कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो उस हिसाब से कर सकता है, और वो जो करेगा उसका उसको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अभी ये देखो, ये फर्स्ट वालों को मिलने वाला ये उनको सहूलत मिलने वाली है। लेकिन सेकेंड और थर्ड जो है, वो दोनों की पोजीशन कैसी है, कायदेशीर, मतलब जे कायदे में कायदेशीर पोजीशन ये नंबर एक के प्रमाणे स्ट्रॉन्ग नहीं है। लॉ, उसमें लॉ में बताया गया है, जैसे नंबर एक को पोजीशन मिली है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली है, वो सेकंड और थर्ड जो है उनको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब ये सेकंड और थर्ड जो है, बिगर वहीवटदार और उपभाड़ेकरू जो है, उनको उन जमीन धारकांना स्वातंत्र्य पूर्वी, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले उनको कैसे इसकी उनको कैसे क्या बोलेंगे उसको, जो जमींदार है उनको बेगर की तरह रखता था, या फिर वेट बिगार। वेट बेगर अलग और वेट बिगार अलग। बेगर मतलब भिखारी की तरह उनकी हालत कर देता था, और वेट बिगार मतलब अपने ही खेती में काम करो या फिर उसके खेती में काम करो, और उसको पूरे दिन का अगर उन्होंने काम किया ना, तो उसको सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा उसमें से हिस्सा मिलता है, जितना खाने पीने का जो कुछ रहेगा तो उतना ही दिया जाता है, उसको वेट बिगार बोला जाता है। तो उस तरीके से उसको क्या किया जाता है, उसके साथ बिहेव किया जाता था। इसके लिए उन्होंने, और उनके साथ जैसे अगर मैं 4-5 साल के लिए एक खेती में, आपके खेती में काम करने वाली हूँ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कागज पे अपना करारनामा करते हैं। लेकिन इन लोगों को नंबर सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ ने दिया है देखो, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का, तो उन लोगों दो लोगों को, दो टाइप के लोगों को कैसे बिहेव करते थे। तो उनका जो करारनामा होता था, हम साल भर का जो एग्रीमेंट करते थे, वो कैसे मुंह से किया जाता था, मतलब उसको लेके, मतलब उसके पास कोई पुरावा नहीं रहता है कि ये मैंने किया है या नहीं किया है। आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम होता है। आप यस। कौन सा पेज नंबर पे करा रहे इंग्लिश वो का? 64 का। तो कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं आप, ये जो 4.3.6 का है, फर्स्ट और सेकेंड? 435 है ना, 435, 4.3.5। जो की ये सब प्रॉब्लम।
हाँ, वो अच्छा अच्छा। हमारा कल का हम रह गए ना, वो आधा ही हुआ था और मतलब टाइम भी ठीक हो गया था, इसके लिए वापस ले रहे। ठीक है हाँ। हम्म। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, आपको एक दो तीन टाइप दिए ना। तो पहले वाले को अच्छे से सहूलत दी जाती थी, मतलब परमानेंट को जैसे मिलती है उसी तरह तरीके से, लेकिन जो सेकंड और सब तीसरा है ना, उनको उस तरीके से सहूलियत नहीं मिलती थी। उनको स्वतंत्र से पहले क्या किया जाता था, बेगर की तरह या वेड़बिगार की तरह उनको उनके साथ बिहेव किया जाता था। इसके साथ ही उनके साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है, अगर मुझे किसी के खेत में काम करना है तो मुझे, मैं कागज के ऊपर एग्रीमेंट करूंगी, लेकिन इनके साथ जो एग्रीमेंट किया जाता था वो तो मुंह से बोला जाता था, हाँ आप 1 साल के लिए करो, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए करो, लेकिन ये लिखित करार नहीं होता था, इसके लिए आगे चल के उनको प्रॉब्लम होता था। इसके लिए मतलब उनका कुछ पुरावा नहीं है, हमने इधर काम किया है या उधर काम किया है। ये जैसे कायदा क्या मांगता है, पुरावे मांगता है, तो उसके पास कुछ होने चाहिए, तो इनके पास तो कुछ नहीं होता था। और जब नेशनल सर्वे किया गया, तब इस तरीके के जो भाड़ेकरू है, भाड़ेकरू मतलब दूसरे के खेती में काम करने वाले, या 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे जो काम करते हैं, उनको ये नेशनल सर्वे किया गया, उसके हिसाब से ऐसे लोग 20%, मतलब पूरे देश में जो लोग दूसरों के पास काम करते थे उसमें से हमने 100% निकाला, तो उसमें से इस तरीके के लोग 20% थे। 20% मतलब उनको क्या किया जाता है कि 20% ऐसे लोगों को उस टाइम ऐसे लोग थे जिनको कोई बेनिफिट नहीं, उनको बेगर की तरह या वेड़बिगार की तरह बिहेव करते थे। दूसरी बात, उनको जो करारनामा किया जाता है वो लिखित नहीं होता था, वो मुंह से बोला जाता था, इस तरीके से उनके उनके साथ बिहेव किया जाता था। बाद में सरकारच्या नवीन कायद्यानुसार, मतलब नया जो कायदा एक्ट बनाया, उसमें सेकंड और थर्ड नंबर, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, देखो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, उन लोगों के लिए भाड़े क्या किया गया, भाडे करून ना काढण्यात आले, लेकिन ये उस टाइप के नहीं काम कर सकते। तरी अजूनही जागेविषयी प्रश्न सुटलेले नाहीत, मतलब उन लोगों को परमानेंट जैसे मिलना चाहिए, इसके बारे में सोचा गया, लेकिन अभी भी इन लोगों के पूरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं, कारण मध्यस्थांनी स्वतःची जमीन लागवडीखाली आणली नाही व ते इतरांना पोट भाड्यावर जमीन करायला देत असत। मतलब ये क्यों पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि जो जमींदार थे वो क्या करते थे, खुद की जमीन वो दूसरों को काम करते थे, काम करने के लिए देते थे, और वो जो जिनको दिया है वो और किसी और को देते थे, मतलब थोड़ी 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 थोड़ी, पूरा नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता था, ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो गया है। उसके साथ जो रैयतवाड़ी मतलब क्या, जैसे हमने देखा महलवारी है, रैयतवाड़ी है, ये दो अलग अलग टाइप है। तो उस टाइम पे जो रैयत रैयत मतलब जनता है, वो जनता क्या करती है, हमारा सालाना जो टैक्स रहता है या शेतसारा रहता है, लगान रहता है, वो किसको भरती थी, वो डायरेक्टली किसको देती थी, गवर्नमेंट को देती थी। तो उसी उसको ही रैयतवाड़ी, मतलब हम अपना इंडिविजुअली क्या करते हैं, इंडिविजुअली ये करते हैं। महलवारी में कैसे पूरे गांव की मालकी की जमीन रहती है, और वो पूरा गांव एक आदमी को गांव की तरफ से नियुक्त करता है, और वो पूरा साल भर का मतलब सबका टैक्स भरता था। लेकिन यहाँ रैयतवाड़ी इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली क्या किया जाता है, अपना अपना खुद का जो टैक्स है वो खुद किसान या जिसकी जमीन होगी वो जाके गवर्नमेंट को भरने वाला है। इसे रैयतवाड़ी कहते हैं। तो ये रैयतवाड़ी के टाइम पे बड़ी बहुत सारी जमीन भाडे करून मार्फत लागवडीखाली आणली जात आहे। मतलब जो जिनके पास जमीन नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो जमीन क्या कर रहे हैं कि जमीन खेती कर रहे हैं, इस सिचुएशन में भी, रैयत वाली सिचुएशन में। तो ये टेनेंसी प्रॉब्लम जो आपको दिया है, ये मैंने क्या किया, आपको बहुत बड़ा दिया है, तो उसमें इतना बड़ा नहीं लिखना है। उसमें से आपको साधारणतः 2 पेज हो जाए, इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टार्टिंग में आपको जो दिया है वो इंट्रोडक्शन लिखो,
बाद में इसका लिखो, लेकिन जो आपको हार्ड लगता है तो एक आध दो लाइन आपने कट किया तो भी चलेगा, या अपने ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी आपको चलेगा। ठीक है। बाद में है वो 436, वो जो दिया है ना रिफॉर्म, भाडे करार सुधारणा धोरण। हाँ, 3.3, 4.3.6, वो क्या है, पेज नंबर 64 पे दिया है, देखो। तो इसमें उन्होंने क्या भाड़े मतलब जो जिसके जमीन में काम कर रहा है वो क्या, उसको क्या बोला है, भाड़े करू बोला जाता है। तो इसके साथ हमें क्या करना है, सुधार करार करना है, एग्रीमेंट करना है। तो वो क्या है, उसके लिए जो धोरण पॉलिसी बनाई गई है वो पॉलिसी क्या है, तो ये पॉलिसी बनाते समय जो हमारा 5 ईयर प्लान रहता है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने क्या किया है, सुझाव किया है। तो ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट है वहाँ के जो भाड़ेकरू, मतलब जो दूसरों के खेत में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको अच्छे से उनको उनके साथ बिहेव किया जाएगा, और उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, उस तरीके से सुधारणा होनी चाहिए। इसके लिए ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो कुछ पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी क्या है वो हम अभी देखेंगे। देखो 4.3.6 हम ले रहे पेज नंबर 64 पे। तो यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने दिया है, वैयक्तिक लागवडीसाठी मर्यादित क्षेत्र पुन्हा सुरू करण्याच्या मालकाच्या अधिकाराच्या अधीन असलेल्या सर्व भाडेकरूंना वहिवाटीचा हक्क प्रदान करू शकतो, प्रदान करने। मतलब अगर मेरी खुद की जमीन है तो या मैं किसी के पास जमीन कर रही हूँ, मतलब खेती कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, वैयक्तिक मतलब मैं इंडिविजुअली क्या करना है मुझे, मर्यादित क्षेत्र मतलब जितना मुझे चाहिए उतना मैं क्या करूंगी, वो जमीन 1 एकड़ चाहिए, 2 एकड़ चाहिए, वो उतना जमीन मैं क्या करूंगी मेरे लिए रखने वाली हूँ। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जमींदार की 50 एकड़ जमीन है, और 50 एकड़ जमीन में और चार पांच लोग काम कर रहे हैं। तो उसका एक गट्ठा ये था, ये एरिया था। लेकिन अभी उसमें क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो गया है। क्यों? मतलब डिवाइडेशन मतलब एक ही जमीन है, लेकिन वहां पे चार पांच लोग अभी काम करने वाले हैं। तो अभी उसको क्या बोला जाता है, अगर मुझे ये क्या करना है, इसमें रास्ता चाहिए मुझे, मतलब मेरे जमीन से, जमीन एक ही आजू बाजू में है, लेकिन आजू बाजू में होने के बावजूद मुझे अगर जमीन में, मेरे जमीन में जाना है, मुझे ट्रैक्टर लेके जाना है, मुझे बैलगाड़ी लेके जाना है, मुझे ये हल चलाना है, तो जाने के लिए मुझे क्या लगेगी, एक मेन रोड रहता है या एक कच्चा पक्का रास्ता रहता है। लेकिन अंदर जाने के लिए, मेरे खेत के यहाँ पे जाने के लिए मुझे कुछ तो ये लगेगा, जगह लगेगी, या छोटा सा रास्ता लगेगा। तो उन्होंने या कहा, ये इसमें क्या क्या है, जो पॉलिसी बनाई है उसमें फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला है, अगर मैं दूसरों के खेत में भी काम करती हूँ तो मुझे आने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रास्ता बनाना पड़ेगा। और उसका उन्होंने क्या किया है, हक मतलब उसको अधिकार प्रदान किया गया है, किसने, ये पॉलिसी में बताया गया है। मतलब क्या, ये पॉलिसी क्यों बनाई गई, क्योंकि मतलब अलग अलग उनमें उन्होंने पॉलिसीज है, लेकिन ये क्यों बनाई है, फर्स्ट वाला क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं दूसरों के खेत में काम कर रही हूँ तो वो क्या बोलेगा, आपका रास्ता है, आप, मैंने जमीन दी है, लेकिन जाने आने का आप कैसे भी आओ, वो उड़ के आओ, नहीं तो और किसी तरीके से आओ। तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हमने जगह दी है तो उसको रास्ता देने का काम, या दो लोगों के बीच झगड़ा ना हो, इसके बारे में जिसने जमीन दी है उसकी भी जिम्मेदारी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। अगर आप उनको जमीन देते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको आने जाने के लिए भी रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि खेती के लिए ये कुछ सामान लेके जाना है, मजदूर आते हैं, या फिर बैलगाड़ी है, हल चलाना है, ट्रैक्टर लेके जाना है, हर एक अलग अलग तरीके की जरूरत रहती है। तो या खेती का माल हमें बाजार में लेके जाना है, उसके लिए भी हमें क्या लगेगी, बुलक कार्ड लगेगी। तो ये कहाँ से जाएंगे, इसके लिए उनको जाने आने के लिए जो ये जो है, जाने आने के लिए उनको क्या दिया है,
रास्ता देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया गया है। उसको मराठी में वहिवाट बोलते, भाडेकरूंना वहिवाटीचा हक्क प्रदान करणे। सेकंड हाई है की वैयक्तिक लागवडीसाठी 3 कुटुंबांना धारण पर्यंत परवानगी दिली जाईल। मतलब यहाँ पे तीन जो फैमिलीज है, उन फैमिली को यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक जैसे जितनी हमारी जमीन है उसमें ज्यादा से ज्यादा या कम से सॉरी कम से कम कितने लोगों को परमिशन मिलेगी, कितने फैमिलीज को यहाँ पे दूसरों के खेत में काम करने के लिए परमिशन मिलेगी, 3 फॅमिलीज को मिलने वाली है। बाद में थर्ड है, जमीन पुन्हा सुरू करण्याचा अधिकार फक्त त्या मालकाला मिळू शकेल जे स्वतः जमिनीची लागवड करतात, म्हणजे जे प्रामाणिक शेतकरी आहेत। मतलब मेरे पास जमीन है लेकिन मैं दूसरों को देती हूँ, तो मेरी जमीन दूसरों के नाम पे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं खुद से मेरी जमीन करती हूँ तो ये जमीन मेरी ही रहेगी। उसके साथ साथ मैम आप पॉलिसी बता रहे हैं क्या? हाँ, पॉलिसी बता रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट पॉइंट है ना, कन्फर्मेंट ऑफ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑल टेनेंट्स टू सब्जेक्ट टू ओनर्स राइट टू रिज्यूम अ लिमिटेड एरिया फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। मतलब हम्म। उतना ही पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा ना? उनको पर्टिकुलर एरिया भी दिया जाएगा, लेकिन उसमें आने जाने के लिए एक देखो, जमीन है तो जमीन का हमारा क्या है, मतलब उसमें उन्होंने पार्टीशन किए गए ना, ये जमीन तुझे दी, मुझे दी और किसी और को दी। लेकिन उसमें अगर ये जमीन देते हैं तो हमारा पार्टीशन हो जाता है, बराबर। पार्टीशन हम्म। होने के बाद अगर मुझे वहां ट्रैक्टर लेके जाना तो मैं कैसे जाऊंगी? वो बोलेगा मेरे यहाँ से नहीं जाएगा, मैं बोलूंगी ये मेरा इधर से नहीं ट्रैक्टर लेके जाएगा। तो इंटरनल जो हमने डिवाइडेशन किया है, तो इंटरनल उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रास्ता देना पड़ेगा उसको। आप इधर क्या वर्ड है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मराठी में हम उसको बोलते हैं वही वाट। मतलब इंटरनल जो रास्ते रहते हैं ना, छोटे कच्चे कच्चे, वो दिए जाएंगे हमारा। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ 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 हाँ। तो ये और उनको देना है, नहीं सेकंड तो पॉइंट तो 3 फैमिली होल्डिंग्स मतलब। उनको 3 लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम से कम 3 लोगों को ये जमीन कर सकते, 3 फैमिलीज, 3 फैमिलीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो दूसरों के यहाँ पे खेती कर सकते हैं ऐसे। और मैम फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब? वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब क्या है, मतलब ये है, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया तो हम बहुत गरीब हो गए थे। तो उन यहाँ हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अनाज की थी। लोग भूखे थे, गरीब थे। हमें परदेश से अनाज लाना पड़ता था। परदेश से हम अनाज लाते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्ट इतना हो जाता था। तो वहां पे अगर 1 रुपए किलो गेहूं होगा तो हमें यहाँ पे 20 रुपए किलो देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है ना। तो ये रुकाने के लिए, जैसे हम हमारे देश में हमें क्या करना है, अनाज ज्यादा से ज्यादा करना है, लोगों को सुख सुविधा देना है, हमारे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी सुधारना है। तो ये सब मतलब अंग्रेजों ने सब हमारा देश का लूट लेके चले गए। लेकिन ये स्वतंत्र तो मिला, लेकिन उसके साथ गरीबी आ गई, हम बहुत गरीब बन गए देश। इसके लिए इसे सुधारना करना है। तो हमारे जो पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे रशिया ने ना सबसे पहले नियोजन म्हणजे प्लॅनिंग का ये बनाया, कमिटी या प्लानिंग कैसे होना चाहिए, नियोजन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में सुझाव सबसे पहले रशिया ने दिया पूरे वर्ल्ड में। तो ये रशिया का सुझाव जब हम स्वतंत्र होने से पहले कुछ साल पहले उन्होंने हमारे जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने क्या किया, नियोजन के संदर्भ में एक कमिटी बनाई। और उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो ये नियोजन कमेटी का मतलब हमारा जो नियोजन मंडल रहता है ना, वो पूरे भारत का नियोजन करता है कि रास्ते बनाने के लिए अमुक 1%, खेती के लिए अमुक 1%, मतलब यो साल भर का हमारा जो रहता है ना, इकोनॉमिक के लिए कितना देना चाहिए, 1 कोटी देने चाहिए, 10 कोटी देने चाहिए, ऐसे सब नियोजन करते हैं। लेकिन ये हमारे देश में सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान बोलते हैं उसके ही अंदर 5 ईयर प्लान बोलते हैं। मतलब 5 साल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, मतलब सबसे पहले 1951 से, मतलब 50-51 बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ईयर जो है, या महसूली जो हमारा रेवेन्यू का ईयर जो होता है, वो 31 मार्च को खत्म होता है और 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। इसके लिए ना हम क्या बोलते हैं कि ये साल, मतलब 5 साल के लिए कोई भी योजना बनानी पड़ती है। और 5 साल में हम जब योजना बनाते हैं ना, तो सबसे पहले मतलब देश गरीब था, और इसमें अनाज की कमी थी, हमारे देश में बहुत सारे लोग खेती करते हैं। तो ये सब गरीबी कैसे दूर होगी, तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों के लिए अनाज की कमी दूर होगी। तो इसकी वजह से हमने ये क्या बनाया, 5 ईयर प्लान बनाया। तो सबसे पहले मतलब उसमें ना बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन सबसे पहले महत्व उन्होंने किसके लिए दिया, 5 ईयर प्लान में, कि खेती के लिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारा खेती का है, उसको सबसे पहले उन्होंने क्या, ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए। उसके साथ बहुत सारी, मतलब एक 5 ईयर प्लान के अंदर 100 से ज्यादा पॉलिसीज होती है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पॉलिसी में खेती को इम्पोर्टेंस दिया। और सेकंड जो हमारा 55 और 56 में सेकंड पॉलिसी बनी, वो सेकंड पॉलिसी में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। और थर्ड जो पॉलिसी बनी, जो 60 60, हाँ 60 नहीं, देखो 50, हाँ 60-61 में थर्ड पॉलिसी बनी। तो वापस हमारा ये खेती के बारे में ज्यादा हम डाउन हो गए थे। इसके लिए वापस थर्ड पॉलिसी में हमको क्या करना पड़ेगा, पड़ा कि खेती को वापस इम्पोर्टेंस देनी पड़े। तो ये जो 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवार्षिक योजना बोला जाता है, मराठी में पंचवार्षिक योजना बोला जाता है। इस पंचवार्षिक योजना के अनुसार हम डिसाइड करते हैं, हमारे देश की प्रगति हमें करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम हमें फोकस करना है, और उसके साथ बाकी अलग अलग पॉलिसीज बनानी है। तो इसके लिए ये फर्स्ट पॉलिसी खेती के संदर्भ में बनी थी। इसके लिए उसमें क्या क्या है, खेती को अनाज बढ़ाना है, तो अनाज के साथ साथ लोगों को लैंड भी दिलवानी है। लैंड देते समय जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनको भी सुलझाना है। तो इसके लिए ये सब अलग अलग पॉलिसीज और अलग अलग एक्ट बनाए गए। ये पंचवार्षिक योजना बोला जाता है मराठी में, और आप इसे 5 ईयर प्लान बोला जाता है। तो ये आपका जो TYBA है ना, पेपर नंबर 4 रहता है ना, तो इसमें पूरा आपको ये 5 ईयर प्लान का रहेगा। अगर आपके पास जब कभी आपकी एग्जाम हो जाएगी, तो मैं आपको ना 5 ईयर प्लान का समझाऊंगी, अगर आपकी इच्छा है तो। क्योंकि ये बहुत ही, एक बार 5 ईयर प्लान क्या है ये समझ में आएगा ना, तो बहुत सारी, मतलब आपका TYBA में तो यही है सब, पेपर नंबर 4 के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो बोला जाता है, तो वो क्यों हुई, इसका सब 5 ईयर प्लान में दिया गया है। हम्म, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो रिवॉल्यूशन हुई, क्योंकि जो हमारा थर्ड जो 5 ईयर प्लान था ना, तो उस प्लान के मतलब 61 और से लेके 65 तक, ये 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान था हमारा। उस टाइम पे देखो, सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण घटना भारत में हुई। तो भारत में क्या घटना हुई, सबसे पहले 62 में क्या हुआ, भारत और चीन का वॉर हो गया। बाद में 65 में पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो गया। और उसी दरम्यान भारत में बहुत बड़ा दुष्काल, अकाल पड़ गया। मतलब इतना ना, पूरा भारत में ये 3 महत्वपूर्ण घटना होने की वजह से इकोनॉमिकली भारत वापस डाउन, बहुत डाउन हो गया। तो उनको चौथी 5 ईयर प्लान बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, या फिर वो उस सिचुएशन में नहीं बना पाए। इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, 3 इयर्स प्लानिंग बनाया, 66, 7, 8 और 9 में। तो ये जो 3 ईयर में उन्होंने क्या सोचा कि हमारा भारत में क्या करना पड़ेगा, वापस अनाज उगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अनाज की वजह से ही नहीं है तो क्या होगा वापस, क्योंकि उसमें ही ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते थे ना। मतलब उनका रोजगार, उनका जो व्यवसाय है तो खेती ही था। तो इसके लिए यही सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है, तो हमें खेती का के ऊपर ही ध्यान देना है। तो देखो, उस टाइम पे 66, सॉरी 7, 8, 9 में, 7 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में एक्सेप्ट किया।
लेकिन ये सबसे पहले किसने किया था, अमेरिका में 1941 में हुआ था। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे जो कंट्रीज है उन्होंने एक्सेप्ट की थी, लेकिन भारत ने नहीं की थी क्योंकि उस टाइम पे उनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वापस हमारा जो डाउनफॉल चल रहा था उसमें से हमें उभर के आगे आना है, तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन अपनानी ही पड़ेगी। इसके वजह से उसको जो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें हम ट्रैक्टर चलाते हैं, बाद में हम जो ये अनाज सीड्स लगाते हैं ना, वो क्या होता है, हाइब्रिड रहता है, वो पारंपरिक तरीके से नहीं रहता। उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन है, अलग पानी देने की जो टाइप्स है वो सब उसमें आता है। बाद में हम जो पारंपरिक तरीके से खाद डालते हैं उसके अलावा हमें रासायनिक केमिकली फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है। तो हम इस तरीके से करते हैं तो ज्यादा कम टाइम में ज्यादा अनाज आता है, उसके साथ साथ हमें ज्यादा लाभ भी होता है। और कैसे उसके साथ साथ वो उसका जो ग्रोथ भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए हमने ली। और उन 3 साल में हम वापस क्या हो गए, एक नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। तो ये उसकी मतलब मैंने क्या किया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया। थर्ड में क्या हुआ उसके लिए हमने क्या किया, और उसके बाद 60 या 70 में चौथा हमारा 5 ईयर प्लान शुरू हो गया। ये तो उस टाइम से लेके आज अभी तक ये हमारे 5 ईयर प्लान चलते रहते हैं। इस 5 ईयर प्लान के जो नियोजन मंडल महा बोला जाता है, उसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो कौन रहते हैं, भारत के जो पंतप्रधान होते हैं वो अध्यक्ष इसमें होते हैं। 5 ईयर प्लान के नियोजन मंडल के, भारत का नियोजन मंडल है उसमें वो प्रेसिडेंट रहते। तो अभी हमारी 14वीं 5 ईयर प्लान चल रहा है शायद, अभी 14वां मतलब हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के बाद। तो इसका एक जो आप अपने नेट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपको आगे चल के पूरा पढ़ाई में है। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लान प्लान का आपकी जो क्वेरी थी वो मतलब कम टाइम में मैंने थोड़ा सा बताई, तो समझ में आया आपको आशिया? Yes, ma'am. हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी हम थर्ड पॉइंट पे ना उसके थर्ड थर्ड पॉइंट लेते हैं। पॉलिसी ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स. हाँ, तो ये जो है थर्ड पॉइंट है, जमीन पुन्हा सुरू करण्याचा अधिकार फक्त त्या मालकांना मिळू शकेल जे स्वतः जमीनची लागवड करतात, म्हणजे जे प्रामाणिक क्षेत्री है। मतलब जमीन जिसको किसको मिलेगी, या वापस उस जमीन में काम करने के लिए किसको अधिकार मिलेगा, राइट्स मिलेगा, जो खुद से काम करने वाले हैं, दूसरों के भरोसे नहीं। मैं किसान हूँ, अगर मैं अनाज बोता हूँ, मैं खेती करती हूँ, तो ही मुझे यहाँ पे काम करने का अधिकार मिलेगा, या पॉलिसी में बताए गए उधर से। मतलब जो ये है जो किसान अच्छे से काम करे उनको ही यहाँ पे अधिकार मिलने वाला है। बाद में चौथा है, जमीन मालकांना वैयक्तिकरित्या पुन्हा सुरू करण्याचा अधिकार वापरणे 5 वर्षांच्या कालावधीत लागवड। जमीन मालकांना वैयक्तिक मतलब अभी मुझे ये एक जमीन मिली है, तो ये कितने टाइम के लिए मिली, 5 साल के लिए मिलेगी। 5 साल में हम अगर खुद से करते हैं तो आगे चल के वापस हमें वो मिलने वाली है, अगर हम नहीं करते तो दूसरों को मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया है, जैसे हमारा इलेक्शन कैसे 5 साल में रहता है, क्योंकि हमने बोनाफाइड एग्रीकल्चर मतलब क्या क्या एग्रीकल्चरिस्ट. क्या क्या किया, बोनाफाइड कौन से ओनली इसमें। दोज get the right. थर्ड पॉइंट में only owners to get the right to resume land who cultivate land themselves, that is to say who are bona fide agriculturist. bona fide agriculturist मतलब. मतलब वो ट्रू लेबर ये है, क्या है, ट्रू किसान है, सच्चे। अच्छा. हाँ, तो उनको ही देना है, मतलब बोनाफाइड मतलब उनको क्या बोला जाएगा, वो मतलब किसी को फंसाएंगे नहीं, वो खुद कर रहे, ट्रू ये है ऐसे। हम्म, तो चौथे में क्या उन्होंने बोला है कि अगर आप कर रहे हैं खुद से, मतलब खुद से मतलब इंडिविजुअली कर रहे हैं, लेकिन आप अगर करने वाले हैं, आप कर रहे तो देखेंगे 5 ईयर में आपने खुद से किया या नहीं किया, वो देखेंगे। अगर 5 में नहीं किया तो वापस दूसरों को मिलेगी। इसके लिए 5 साल का उन्होंने टाइम दिया है। जैसे हमारे इलेक्शन में क्या किया जाता है, 5 साल में देखते हैं हम, जनता देखती है कि किसने हमें अच्छे से काम किया किसने नहीं किया, तो हम उसी का चुनाव चुनते हैं ना। चुनाव में हम अपना जो लीडर है वो चुनने का अधिकार हर एक इंडियन को है।
तो उसी प्रकार पे ये इससे 5 साल के लिए उनको दिया जाता है। बाद में फिफ्थ है, देखो, पुनर्वापर न करता येण्याजोग्या क्षेत्राच्या भाडेकरूंना खरेदीचा अधिकार मिळण्यासाठी जमिनीच्या भाड्यांच्या मूल्यांच्या पटीत किंवा किंमत ठरवण्याची आणि सरकारला हप्त्याने पैसे दिले जाणे, पुन्हा वापर न करता येण्यातील क्षेत्रातील भाडेकरूंची थेट संपर्क प्रस्थापित करा। मतलब जो जमीन है उसमें हमने खेती की लेकिन वो अगर पड़ी है तो उसका हम रीयूज नहीं कर सकते ऐसे जमीन का, वो एक टाइप है। सेकंड, खरेदीचा अधिकार मिळण्यासाठी, मतलब अगर मुझे नया जमीन लेनी है, जिस तरीके से हम नए उस लैंड में कुछ काम नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे अभी क्या चाहिए, नया जमीन खरीदनी है वो। थर्ड, जमिनीच्या भाड्याच्या मूल्याच्या पटीत कीमत। अभी देखो अपना 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा ये, तो आप क्या करेंगे, उसको ही लिंक को रिज्वाइन करो। तो जमिनीच्या भाड्याच्या मूल्यांच्या, जो जमीन की कीमत है, भाड़ा हम देते हैं, उसका जो अमाउंट है उसके कीमत के अनुसार और सरकारला हप्त्याने पैसे दिले जाने, मतलब वो क्या कर सकते हैं, अगर ये जमीन हमारे नाम पे होती है तो हमने खरीद ली, किसी कीमत पे खरीद ली, तो हमारा जो हम साहूकार को पैसा देते थे उस हिसाब से हमें क्या करना है, जो जितना हमारा ये है, मतलब गवर्नमेंट ने अगर हमने हमको सालाना इतना इतना भरने का जो दिया है, गवर्नमेंट बोलती है ना कि ये लैंड है तो ये लैंड क्या है, सुपीक है नापिक है, इस हिसाब से है, उस हिसाब से उसकी कीमत क्या की गई है, फिक्स की गई है, मतलब उसको गवर्नमेंट रेट बोला जाता है। तो गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से सरकार को, अगर हमने जमीन खरीद ली है तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको हफ्ते हफ्ते से पैसा देंगे, मतलब हफ्ता रहता है ना, हम कैसे बैंक को हफ्ता देते हैं अगर लोन लिया है हमने तो महीने महीने का, तो वो डिसाइड करेंगे हम कब कब उनको क्या करेंगे, पैसा देने हैं, और कितना ये लिया है क्या, कितना हमने, मतलब हमें वो 50,000 की जमीन है तो 50,000 की जमीन है तो ये हमें हफ्ता कब कब देना है, वो डिसाइड करेंगे। कितनी जमीन है, पड़ी है, सुपीक है या अच्छी वाली जमीन है, तो उस हिसाब से उसको हमको क्या करना है, उनको पैसा देना है। पुन्हा वापर न करता येणाऱ्या क्षेत्रातील भाडेकरूची थेट संपर्क प्रस्थापित करा। मतलब देखो, अभी ये पॉइंट मैं आपको वापस एक बार बताती हूँ। अगर मेरे पास जमीन है, मैं जमीन अच्छी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नई जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो नई जमीन खरीदनी पड़ेगी, या गवर्नमेंट के पास जो जमीन है उसमें से अवेलेबल जमीन हम खरीद लेते हैं। तो हमें, जैसे हम क्या करते थे, जमींदार को जैसे पैसे देते थे, तो उसी हिसाब से हमें किसको पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं। लेकिन वो पैसे कैसे देने हैं, गवर्नमेंट का जो रेट है उस हिसाब से ही देने हैं। लेकिन मैं इकट्ठा 50,000 गवर्नमेंट को नहीं दे पाती, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर इकट्ठा देना है तो मैं जमीन ही नहीं खरीद सकती। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मुझे हफ्ता हफ्ता, मतलब उसको जिस टाइम ये पीरियड में बोला गया है, मतलब 6 6 महीने के अंदर या 2 2 महीने के अंदर, 1 1 महीने के अंदर कितना आपका अमाउंट डिसाइड हुआ है, उस हिसाब से आप गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं। मतलब ये किसके लिए किया गया है, जिसके पास जमीन है लेकिन वो गुड क्वालिटी की नहीं है, इसके लिए वहां पे आप कितना भी अनाज डालो, खाद डालो, पानी डालो, कितना भी मेहनत करो, उसमें से बेनिफिट नहीं फिर मैम मिलता है। वो जमीन लेके क्या करेगा, घर बांधेगा, कुछ भी करेगा? क्या, नहीं नहीं, उसको खेती करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, मतलब उस, लेकिन, लेकिन हाँ। अगर वो उसके पास जरा भी लैंड नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, घर तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से वो खेत में अपना घर बना सकता है। अच्छा, लेकिन अगर वो कल्टीवेबल लैंड भी नहीं रहेगी तो उसको पहले फर्टाइल करना पड़ेगा, फिर हम्म वो कुछ भी कर सकता है ना? लेकिन लेकिन ये वहां, जमीन, अगर अगर ये जमीन हमारी, ये क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है ना, एग्रीकल्चर लैंड में हम अगर घर रहना के लिए घर चाहिए तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगी मैं बहुत बड़ी इमारत बनाऊंगी, लोगों को रखने के लिए दूंगी, चौल बनाऊंगी, ये नहीं चलेगा। या फिर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लाऊंगी, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से ही काम करने के लिए दी जाती है।
अगर हमें एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट के जो नियम कायदे कानून है उसमें से हमें पूरा प्रोसेस करके वो एनए करनी पड़ती है, एनए बोला तो अभी जाता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो रीयूज करने के लिए लैंड ले रहा है वो अब डायरेक्ट जमींदार से नहीं गवर्नमेंट से ले रहा है, तो उसको उतना पैसा हाँ, जैसा उसका हैसियत है उस हिसाब से देगा वो, नहीं नहीं, चाहे इसलिए इंस्टॉलमेंट नहीं, जो है, जो अमाउंट फिक्स की गई उस वो ही देना है, लेकिन वो मंथली इंस्टॉलमेंट के क्वार्टरली है, हिसाब से देना है, ऐसे। हम्म। चाहे वो मंथली दे क्वार्टरली दे, जैसा हाँ, गवर्नमेंट का रूल रहेगा। गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से, मतलब जैसे और ये साहूकार क्या उसको दिक्कत फंसा। हाँ, है, लैंड ओनर जो है वो 5 ईयर का है, वो क्या पॉइंट, मतलब समझी नहीं थी वो पॉइंट में। देखो ना, चौथा पॉइंट, द लैंड ओनर टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ रिजम्पशन फॉर पर्सनल कल्टीवेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक